हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है अभिकारी शब्द, यानी कि इनडिक्लेनेबल वर्ड्स। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मूल अर्थ के अनुसार अभिकारी शब्द वे हैं जिनमें कोई विकार अथवा परिवर्तन नहीं होता। अविकारी शब्दों को अव्ययी भी कहते हैं। ठीक है, तो अविकारी क्या हो जाएंगे? जिसमें कोई विकार या कमी ना हो या उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है, उसे ही अविकारी शब्द या इनडिक्लेनेबल वर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के अतिरिक्त शब्द अव्यय होते हैं, यानी कि ये नहीं होते हैं बस, और बाकी जो और शब्द हैं उसको कहा जाता है अव्ययी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण में अभिकारी शब्दों के 4 भेद माने जाते हैं। पहला क्या है? क्रिया विशेषण। दूसरा संबंध बोधक। दूसरा समुच्चय बोधक। और चौथा हैगा विस्मयादि बोधक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया विशेषण पहला देखते हैं पॉइंट। क्रिया विशेषण क्या है? निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। कार तेज दौड़ रही है। आशा बहुत पढ़ती है। बैलगाड़ी धीरे धीरे चल रही है। जोसेफ सुंदर लिखता है। तो इन वाक्यों में तेज, बहुत, धीरे धीरे, सुंदर शब्द इसकी विशेषता प्रकट करते हैं। ये दौड़ रही है, पढ़ती है, चल रही है और लिखता है क्रियापदों की विशेषता प्रकट करते हैं। यानी कि पहले किसकी वो कर रहे हैं? इनकी विशेषता प्रकट कर रहे हैं। और जो दौड़ रही है, पढ़ रही है, चल रही है, ये क्या है? ये क्रियापदों की विशेषता प्रकट करते हैं। इसको हम इसकी डेफिनेशन में समझते हैं कि डेफिनेशन क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब इसमें क्रिया क्या है? दौड़ रही है, पढ़ती है, चल रही है, ये हो जाएंगी क्रिया। और विशेषण क्या है इसमें? तेज, धीरे धीरे, ये सब विशेषण है। और इसको बता रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्रिया विशेषण के भेद ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण जिस क्रिया विशेषण पद से क्रिया के होने का समय ज्ञात हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके नाम से ही समझ में आता है इसमें काल की बात की गई है, समय की बात की गई है। तो ये समय के बारे में बात करेगा। तो पहला क्या है? हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। यानी कि क्या करना चाहिए? हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। मैं अपना जन्मदिन प्रतिवर्ष मनाती हूँ। यानी कि छोटे बच्चों का जन्मदिन तो देखा ही है, उनका हर साल मनाया जाता है ना, प्रतिवर्ष मनाती हूँ। उपयुक्त वाक्यों में सदैव, प्रतिवर्ष शब्द क्रिया के होने का क्रिया के होने का समय का बोध करा रहे हैं, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण हैंगे। दूसरा आएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आप देखेंगे पहला पॉइंट, बाईं ओर देखकर सड़क पार करो। यानी कि आपको कहाँ देखना है? बाईं ओर देखना है। बारिश में कहाँ जाओगे? यानी कि अभी क्या हो रही है? बारिश हो रही है, तो बारिश में नहीं जा सकते। तो इस तरह से इसका ये यूज़ है। अब उपयुक्त वाक्य में बाईं ओर, अंदर और कहाँ क्रिया के स्थान का बोध करा रहे हैं, और ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैगा। ठीक है, यानी कि बाईं ओर, अंदर और कहाँ, ये सब क्या करा रहे हैं? हमारे सेंटेंस में स्थान का बोध करा रहे हैं। पता चल रहा है इससे कि यहाँ पर जगह की बात की गई है। ठीक है,
तो समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ है विधि या ढंग, अर्थात जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया की विधि का ढंग का बोध होता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब जैसे देखते हैं एग्जाम्पल। पहला क्या है, वह रातों रात गायब हो गया। तो इसमें क्या है, रातों रात रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगी। और धीरे धीरे, तो ये क्रिया के ढंग का बोध करा रही है, यानी कि रातों रात क्या हुआ, रातों रात गायब हो गया। और इसमें कहा है धीरे धीरे चलती है, तो उसका टाइप बता दिया, ढंग बता दिया कि ये इस टाइप का है, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैगा। फोर्थ देखते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें देखेंगे जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के परिमाण यानी कि नाप तौल आदि का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। थोड़ा खाओ खूब चबाओ। थोड़ा खाओ खूब चबाओ, यानी कि आज काफ़ी बारिश हुई, यानी कि यहाँ पर ये क्या है, परिमाण यानी कि क्वांटिटी की बात की गई है। तो यहाँ पे कितनी है, थोड़ी है, खूब है और काफ़ी है। तो ये हमारे परिमाण का बोध करा रहे हैं, तय ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। अब हम देखते हैं विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। विशेषण क्या होता है, विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं और क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, यानी कि संज्ञा सर्वनाम को बनाने के लिए क्रिया की आवश्यकता होती है और क्रिया की जो क्रिया विशेषण है वह क्रिया की विशेषता प्रकट करता है। विशेषण शब्दों का लिंग वचन और कारक की दृष्टि से रूप में बदल जाता है, कारक की दृष्टि से रूप बदल जाता है, ये होता है। और क्रिया विशेषण में शब्दों का रूप परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, वो एज इट इज रहते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम से पहले आते हैं और क्रिया विशेषण शब्द नॉर्मल सी बात है, क्रिया से पहले आएंगे। ठीक है, क्रिया विशेषण शब्द, क्रिया विशेषण शब्द तालिका। पहला क्या है, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक। ठीक है, तो ये हम देखते हैं क्या क्या है। पहला क्या है, धीरे, अवश्य, सच, शायद, एकाएक, अचानक। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, रीतिवाचक हो जाएंगे। कालवाचक क्या है, प्रातः, प्रतिदिन, बार बार, आज, रात भर, सदैव। तो ये क्या हो जाएंगे, कालवाचक शब्द हो जाएंगे। स्थानवाचक क्या है, नीचे, ऊपर, पीछे, आगे, वहाँ, यहाँ। तो ये क्या हो जाएंगे, स्थानवाचक। परिणामवाचक कम, अधिक, थोड़ा, पर्याप्त, ठीक और तनिक। तो ये हो जाएंगे हमारे परिमाणवाचक। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक सेकेंड, इसमें आगे भी है। अच्छा, इसमें आगे भी हैगा, पर ये यहाँ पे ऐसे क्यों दिखा रखा है, ये चैप्टर नया है, वो ये है। अच्छा, इसमें आगे भी है, ठीक है, वो समझ में नहीं आ रहा था। क्रिया विशेषण के बारे में इसमें क्वेश्चन पूछ लिया है पहले, उसके बाद भी आपको आगे मिलेगा। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या है, आइए पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए।
भैया माता जी के साथ बाजार गया। संबंध बोधक है, यानी कि संबंध के बारे में बता रहे हैं। रमा पुस्तकालय के निकट खड़ी थी, यानी कि रमा का किसके साथ संबंध बताया, पुस्तकालय से। बंदर बच्चों के पीछे पड़ा है, तो इस बंदर का किसके साथ संबंध है, बच्चों के साथ। तो के साथ, के निकट, के पीछे शब्द संबंध बोधक हैं, क्योंकि ये संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बता रहे हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या है। जिन अव्यय शब्दों से संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से जाना जाता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा संबंध बोधक हो गया। अब संबंध बोधक अव्यय के भेद, ये कितने होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला है सामान्य बोधक संबंध बोधक, और दूसरा है विभक्ति युक्त संबंध बोधक। तो पहला देखते हैं, जो संबंध बोधक विभक्ति रहित होते हैं उन्हें सामान्य संबंध बोधक कहते हैं। अब विभक्ति रहित होते हैं, यानी कि उसमें विभक्ति नहीं दी गई होती है, जैसे कि गुरु बिना ज्ञान नहीं आता। और दूसरा क्या है, तुम्हारे पीछे मेरा बैग पड़ा है, तो यहाँ पे कोई विभक्ति नहीं आई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सामान्य संबंध बोधक। दूसरा है विभक्ति युक्त संबंध बोधक, यानी कि जिसमें विभक्ति का यूज़ किया गया है। ठीक है, उसे विभक्ति युक्त संबंध बोधक कहते हैं। तो पहला क्या है, सरोवर के बीच कमल खिला है। तो यहाँ पे जो के है वो क्या है, विभक्ति। और मेरे घर के पीछे मैदान है, तो ठीक है, यहाँ पे के दिया हुआ है, जो क्या कह रहा बता रहा है, विभक्ति युक्त संबंध बताया गया है इसमें। ठीक है, तो इसमें इन दोनों में ये डिफरेंस है। अब हम देखते हैं संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। संबंध बोधक संज्ञा सर्वनाम का संबंध अन्य वाक्यों से करवाते हैं, और क्रिया विशेषण में क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। संबंध बोधक शब्द के पहले विभक्ति चिन्ह लगाते हैं और क्रिया विशेषण के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं लगते। तो ये इनमें अंतर है। कभी कभी अंतर भी पूछ लेते हैं, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। संबंध बोधक अव्यय का रूप, इसमें रूप दिया हुआ है। कालवाचक क्या है, आगे पीछे पश्चात बाद पहले उपरांत। स्थानवाचक आगे पीछे नीचे पास निकट तले समीप। ठीक है, तो ये भी स्थानवाचक हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना, इस कालवाचक और स्थानवाचक, क्योंकि इसमें आगे पीछे दोनों में सेम दिया हुआ है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तीसरा है दिशावाचक, यानी ये और तरफ पार प्रति आसपास। साधनवाचक द्वारा जरिए सहारे निमित्त। समतावाचक समान तरह भांति तुल्य योग्य। शिक्षा है हेतुवाचक लिए वास्ते खातिर कारण सेवा। तुलनावाचक की अपेक्षा के आगे की तरह सामने। सहचर वाचक संग साथ भर मात्र सहित। सह मतलब सहभागी हो गया है ना, साथ में। विरोधवाचक यानी कि विरोध करना, विरुद्ध खिलाफ विपरीत। और संग्रहवाचक के साथ के संग के समेत तक भारी लौ। व्यतिरेकवाचक के सिवाय के अलावा के बिना के अतिरिक्त। तो ये हो जाएगा व्यतिरेकक। 12 हो जाएगा बच्चों विनिमय वाचक के स्थान पर बदले में। तो ये इनको क्या कहा जाता है, विनिमय वाचक कहा जाता है। ये इनके नाम दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं हम। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये तो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसके ऊपर। एंड तीसरा देखते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक एक अविकारी शब्द है। समुच्चय बोधक को योजक भी कहा जाता है। योजक का अर्थ होता है जोड़ने वाला, अर्थात समुच्चय बोधक शब्दों वाक्यों या वाक्यांशों को आपस में जोड़ता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, विशाल और तमन्ना खेल रहे हैं, यानी कि दोनों
क्या कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, वो क्या है, खेल रहे हैं। रोहित ने बहुत मेहनत की परंतु फेल हो गया, यानी कि रोहित की किससे तुलना की जाती है, मतलब रोहित ने बहुत मेहनत की पर फिर भी वो क्या है, उसका संबंध किससे बताया, मेहनत से बताया है, फेल हो गया। खाना खाओ और चुपचाप सो जाओ, मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। उपयुक्त वाक्यों में परंतु और तथा तो शब्द समुच्चयबोधक हैं क्योंकि इनमें दो वाक्यों को आपस में जोड़ा गया है। ठीक है, अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। वे शब्द जो दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं वे समुच्चयबोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। समुच्चयबोधक अव्यय के भेद, ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, समान अधिकरण समुच्चयबोधक, और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चयबोधन। समान अधिकरण में क्या है, जो शब्द समान शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समान अधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। अब इसके भी 4 टाइप हैं। पहला क्या है, संयोजक शब्द, और, व, एवं, जो कि, तथा, और, अर्थात राम और लक्ष्मण भाई थे, रोहित, शैलेश तथा मनीष विद्यालय गए हैं, ये इनके एग्जाम्पल हैं। इस तरह से हम इनको समान अधिकरण के साथ समुच्चयबोधक कहलाता है। अब दूसरा देखते हैं वियोजक शब्द, चाहे या अन्यथा अथवा चाहे वह नहीं और ना की, तो ये हो जाएंगे। इनके एग्जाम्पल देखेंगे। राजीव व स्नेहा को समारोह में जाना है, सच अथवा झूठ का फैसला अदालत करेगी, तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। थर्ड देखते हैं विरोध सूचक, किंतु, परंतु, फिर भी, लेकिन, पर, बल्कि, अपितु और मगर, तो ये हो जाएंगे विरोध सूचक। इसके हम टेंस देखते हैं। मेघा नहीं गई बल्कि प्रीति चली गई, तो विरोध किया है, किसने कहा भाई, तो वो चली गई उसके बिना ही। कुमुद परिश्रमी है परंतु बुद्धिमती नहीं है, मतलब वो मेहनती है पर उसमें बुद्धि नहीं है। ठीक है, तो ये विरोध सूचक हो जाएंगे। घ देखते हैं परिणाम दर्शक शब्द, नहीं तो, ताकि, इसलिए, अतः, अन्यथा, फलतः, एवं, अतएव। झूठ बोलना बंद करो नहीं तो फंस जाओगे, खूब परिश्रम करो ताकि अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सको, तो ये उनका समुच्चयबोधक के अव्यय हो गए। वो कितने हैं, 4 रहेंगे। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं व्यधिकरण समुच्चयबोधक, एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ने वाले शब्दों को व्यधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा व्यधिकरण। इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं। मैं पुस्तकालय गया ताकि शांति से पढ़ सकूं, यानी कि अगर वो पुस्तकालय नहीं जाता तो वो शांति से कैसे पढ़ पाता, नहीं पढ़ पाता ना। तो व्यधिकरण समुच्चयबोधक भी 4 प्रकार के होते हैं। करण सूचक शब्द, चूंकि, क्योंकि, इसलिए, कि और जो कि, तो ये क्या हो जाएंगे, करण सूचक शब्द हो जाएंगे। इसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं। विशाल ने मेहनत की इसलिए पास हो गया, यानी कि उसने क्या की, मेहनत की, इसलिए वो क्या हो जाएगा, पास हो गया। लोग कहते हैं कि वह मेहनती है, यानी कि किसी और की हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए क्या कहा गया है कि लोग कहते हैं कि वह बहुत मेहनती है। दूसरा देखते हैं उद्देश्य सूचक शब्द, जिससे कि, ताकि, जो, इसलिए, कि, ये शब्द यूज होंगे। तैयार हो जाओ ताकि बस पकड़ सकें। पिताजी से कहो मेरे लिए जूते लाएं, तो ये क्या है, उद्देश्य सूचक है, उद्देश्य है, यानी कि क्या उद्देश्य है, जूते लाने का, और इसमें क्या है, बस पकड़ने का। संकेत सूचक, तो संकेत सूचक शब्द यदि, तो, चाहे तो, भी, यद्यपि, तथापि,
यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। रॉबिन चाहे तो भी टीम में शामिल नहीं हो सकता। यानी कि ये संकेत दिया जा रहा है कि अगर वर्षा अच्छी हो जाती तो भी फसल अच्छी हो जाती। अगर रॉबिन चाहे भी तो टीम में शामिल नहीं हो सकता। यानी कि उसकी इच्छा है टीम में शामिल होने की, पर वो किसी वजह से टीम में शामिल नहीं हो सकता। फोर्थ देखते हैं स्वरूप सूचक, जो कि अर्थात मानो यानी। वह ऐसी लगती है मानो परी जैसी है। अनंत अर्थात जिसका अंत ना हो। तो ये हमारे स्वरूप सूचक हो गए। इसके बारे में बता दिया हमने। अब हम फोर्थ देखते हैं। ये इनके बेस पर क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप देख लेना, इनको करना। अब हम देखते हैं फोर्थ, विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक क्या होता है? हाय शीला का पाँव फिसल गया। शाबाश तुम मैच जीत गए। अजी सुनते हो जी। तो इस तरह में विस्मयादि बोधक कहा जाता है। इसमें हाय, शाबाश, अजी, तो इन शब्दों का ही विस्मयादि बोधक कहा जाता है। पढ़ने से ज्ञात होता है कि इनमें रंगीन शब्द मन के किसी न किसी भाव को दर्शाते हैं। जैसे हाय दुख का भाव है, शाबाश प्रसन्नता का भाव है, अजी संबोधन को प्रकट करता है। इससे शब्दों को विस्मयादि बोधक कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? ऐसे विकारी शब्द जो वक्ता तथा लेखक के भय, क्रोध, आश्चर्य, शोक, घृणा, स्वीकृति आदि मनोभावों को प्रकट करे, उसे क्या कहता है? विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द और उनके भाव। विस्मयादि बोधक क्या, अरे, ओ आदि। शोक बोधक उफ, आह, हाय, हे राम आदि। हर्षबोधक वाह, धन्य, आहा। प्रशंसबोधक शाबाश, वाह, अति सुंदर। क्रोधबोधक अरे, चुप, धत, जा जा। तो ये क्रोध वाले वर्ड हो जाएंगे। ठीक है। भयबोधक क्या है? हाय, बाप रे। तो ये क्या है? डर के कारण। चेतावनी बोधक खबरदार, बचो, सावधान। घृणा बोधक थू थू, छी छी, धिक्कार, उफ, धत। इच्छा बोधक काश, हाय। संबोधन बोधक अजी, हे, अरे, सुनते हो, ए, ओ आदि। एंड 11 है अनुमोदन बोधक, अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, ऐसे करके बोलते हैं अनुमोदन बोधक में। आशीर्वाद, शाबाश, जीते रहो, ये हमारे आशीर्वाद विस्मयादि बोधक हो जाएंगे। अब हम निपात पढ़ते हैं। जो अव्यय पद वाक्य के किसी पद के बाद आकर उसके अर्थ पर विशेष बल का प्रभाव जोड़ देते हैं तो उन्हें निपात कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। इनका प्रयोग प्राय उन पदों के बाद होता है जिस पर बल देना होता है। हिंदी में प्रचलित कुछ निपात दिए गए हैं, जैसे ही, भी, तो, मात्र, केवल, तक, भर। तो हम इनके एग्जाम्पल देख लेंगे। ही, मोहन ने ही मुझे 10 रुपये दिए थे। यानी कि किसने दिए थे? मोहन ने ही मुझे 10 रुपये दिए थे। केवल मोहन ने मुझे ही 10 रुपये दिए थे। मुझे 10 रुपये दिए थे, उसमें क्या दिया है? मुझे 10 रुपये दिए थे, उसमें क्या कहा गया है? मोहन ने मुझे ही 10 रुपये दिए थे, यानी कि किसी और को नहीं दिए। मोहन ने मुझे 10 रुपये ही दिए थे, 10 रुपये ही दिए थे, यानी कि 10 ही रुपये दिए और ज़्यादा नहीं दिए। तो ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं। दूसरा है भी। पहला क्या देखा था हमने? ही। तुम ही चलते हो अच्छा रहता, तुम भी चलते तो अच्छा रहता, तुम चलते तो भी अच्छा रहता। तो इस तरह से हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं इसको। तो वह तो सोता ही रहता है, तक शाम तक ठीक हो जाएगा, मात्र उसके कहने मात्र से कुछ नहीं होगा, भर तुमने तो उसे देखा भर है, केवल शैलेश को ही कार चलानी आती है।
तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे निपात हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इनका यूज़ हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया है। इसके भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप लोग इसको निकालिएगा और आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, काफ़ी बड़ा था। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अभिकारी शब्द, ठीक है, जिनका कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। इसके ऊपर पूरा चैप्टर था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू एंड बाय।